और एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगे कैसे हिंदुओं के खिलाफ सुनियोजित साजिश थे, प्री प्लान्ड दंगे थे। ये बड़ा खुलासा। एक और बड़ा खुलासा यह हुआ है कि दंगाइयों ने, ध्यान से सुनिएगा, हिंदुओं की गाड़ियों को पूरी साजिश के तहत निशाना बनाया गया। गाड़ियों का धर्म देखकर चेक किया गया। इसके लिए हिंदुओं की गाड़ियों की पहचान के लिए ई वाहन ऐप से जानकारी जुटाई गई। मतलब जिस वाहन को जलाना था उसका नंबर पता कराया गया ई वाहन ऐप के जरिए कि ये इसका मालिक कौन है, हिंदू है या मुस्लिम है। और फिर उस हिसाब से दंगाइयों ने गाड़ियां जलाई। गाड़ियों का धर्म देखकर, मतलब गाड़ियों की नंबर प्लेट को चेक किया गया ई वाहन ऐप पर। और फिर जो जानकारी आई कि अगर ये हिंदू की गाड़ी है तो जला दो, फिर जो है गाड़ियां जलाई गई। ऐसे नहीं, ये प्री प्लान्ड दंगा, सुनियोजित साजिश। दंगों के दिन यानी कि 23 फरवरी को दंगाइयों ने पहले ई वाहन ऐप पर गाड़ी नंबर भेजा, समझिए। फिर टेक्स्ट मैसेज से जब यह पता चला कि यह गाड़ी किस समुदाय के व्यक्ति की है तो उसके खिलाफ वैसी कार्रवाई की गई। दिल्ली दंगों की जांच करी पुलिस ने। इसके लिए ई वाहन ऐप को 23 फरवरी के दिन मिले टेक्स्ट मैसेज की भी जांच की है। और यह भी बताया गया है कि दिल्ली पुलिस को यह भी बड़ी जानकारी मिली है कि चांदबाग, मतलब पुलिस डम डेटा एनालिसिस से पता चला है कि चांदबाग इलाके में दंगे के वक्त करीब 10,000 लोग दंगाग्रस्त स्पॉट पर मौजूद थे। 10,000। आप समझिए कितनी बड़ी प्लानिंग के साथ इस दंगे को अंजाम दिया गया। अचानक नहीं था, अचानक से ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे और दंगे शुरू हो गए। ये अब चीजें परतें पूरी तरह से साफ होती नजर आ रही हैं, खुलता जा रहा है। पूरी प्लानिंग अब साफ आ रही है कि गाड़ियों के नंबर प्लेट, और फिर पता लगाया गया मालिक कौन ई वाहन ऐप के जरिए। फिर पता लगा हिंदू है तो जला दी गाड़ियां। इसके अलावा पुलिस डंप डेटा एनालिसिस से पता चला कि चांदबाग इलाके में दंगे के वक्त करीब 10,000 लोग दंगाग्रस्त स्पॉट पर मौजूद थे। इसके अलावा फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के जरिए दंगाइयों के चेहरे की पहचान पता लगाया गया कि उनके मोबाइल में जो लोकेशन थी उस वक्त दंगे वाले स्पॉट पर थी या नहीं। ये तमाम चीजें अब जानकारियां सामने आ रही हैं, लेकिन एक चीज पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि यह प्री प्लान्ड दंगा था। दिल्ली में दंगों पर इस जी न्यूज का एक और बड़ा खुलासा, ये बहुत बड़ा खुलासा। एक समुदाय के लोगों की पहचान के लिए ऐप का इस्तेमाल किया गया। दिल्ली में दंगाइयों ने व्हाट्सएप कॉल के जरिए संपर्क किया। मतलब इसमें भी यह बताया जा रहा है कि दंगाइयों ने कॉल सर्विलांस से बचने के लिए, मतलब उनकी लोकेशन ना ट्रेस हो पाए, उसके लिए VoIP ऑन करके व्हाट्सएप कॉल किया था। मतलब उनको पता था यह पूरी प्लानिंग थी, प्री प्लान्ड दंगा था। और व्हाट्सएप कॉल सर्वेलेंस से बचने के लिए VoIP ऑन करके व्हाट्सएप कॉल किया गया था। हिंदुओं की गाड़ियों की पहचान के लिए ई वाहन के मैसेज भेजे गए। फिर पता लगा गाड़ी का नंबर ये है, इसका मालिक कौन है। फिर उस हिसाब से कार्रवाई की गई। चुन चुन कर गाड़ियों को जलाया गया, हिंदुओं की गाड़ियों को। ई वाहन से मिले मैसेज से पता चला कि मालिक कौन, फिर पता लगा किस समुदाय का, किस धर्म का। फिर कार्रवाई की गई। मतलब गाड़ियों का धर्म देखकर जलाया गया, निशाना धर्म देखकर बनाया गया। तो फिर यह ना कहा जाए कि अचानक से दंगे हो गए थे, पूरी तरीके से प्री प्लान्ड दंगे थे दिल्ली दंगे। चलिए आज की बड़ी खबर अब आपको दिखाते हैं। संसद से लेकर बॉलीवुड तक कैसे छिड़ा हुआ है मर्यादा पर महायुद्ध। मी टू पर अब बॉलीवुड में गैंग वॉर क्यों? अनुराग कश्यप पर आरोप तो तख्ती गैंग खामोश क्यों? अनुराग कश्यप एक प्रोड्यूसर है, सिर्फ डायरेक्टर ही नहीं, प्रोड्यूसर भी हो, फिल्म इतने बनाते हैं तो लाइक उसके सारे विंग्स फैले हुए हैं तो लोग उसके खिलाफ बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि उसको काम नहीं मिलेगा। उन लोगों का मैक्सिमम कम उसी लॉबी से आता है। तो ऑब्वियसली है ना कि वो लोग मेरे सपोर्ट में नहीं बोलेंगे। कमरे के अंदर एक लड़की को बुला के अपमान करते हो और आप कोई कुछ नहीं कर सकता। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री किसी को मारेगा, किसी को गांजा पिलाएगा, क्यों मुंबई पुलिस एक्ट नहीं करता? मी टू महिला न्याय पर महानायकों की चुप्पी कब तक? क्या अधिकार है कि मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा? एक कॉम्प्रोमाइज का सौदा। ये कब तक हमारे बेटियों के साथ होगा? सबके
ये अत्याचार नहीं होगा, एक ऐसा कानून आए कि किसी इंडस्ट्री में कोई व्यक्ति ये ताकत ना करे। मोदी जी की सरकार है, बेटियों को आदर मिलेगा। बॉलीवुड में सौदेबाजी पर सिलेक्टिव सोच क्यों? संसद में मारधाड़ किसका सियासी संस्कार? मर्यादा भूल जाएंगे, मारधाड़ पर उतर आएंगे। किसानों की लड़ाई में देश की जग हसाई। संसद में मारपीट करने वाले माननीय कैसे? संसद से बॉलीवुड तक मर्यादा पर महायुद्ध। और बॉलीवुड का बवाल संसद परिसर पहुंच गया है। बीजेपी की सांसद रूपा गांगुली संसद परिसर में धरने पर बैठ गई। निर्माता निर्देशक अनुराग कश्यप के खिलाफ अभिनेत्री पायल घोष ने यौन शोषण का आरोप लगाया। इसी मुद्दे को लेकर रूपा गांगुली धरने पर बैठी। बीजेपी सांसद रवि किशन ने भी एक ऐसे कानून की मांग की जिससे महिलाओं लड़कियों पर अनुचित दबाव बनाने वालों में भय पैदा उनका ये कहना है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे देश में बेटियां देवी दुर्गा और गोमाता की तरह पूजनीय हैं, लेकिन बॉलीवुड समेत कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां अभी भी कुछ लोग उनकी तकदीर चमकाने का दावा कर सौदेबाजी पर उतारू हैं। नाम नहीं लिया उन्होंने रवि किशन ने, लेकिन दरअसल यहां पर सवाल सेलेक्टिव आउटरीच को लेकर महिला न्याय पर तख्ती लेकर बाहर आने वाले बॉलीवुड के तख्ती गैंग अनुराग कश्यप पर लगे आरोपों पर उनको क्या साफ सूंघ गया है? कोई मोमबत्ती जली क्या? कोई मोमबत्ती गैंग या तख्ती गैंग सामने आया क्या? क्या कद पद और नाम देखकर गुस्सा आता है क्या? अनुराग कश्यप एक प्रोड्यूसर है, सिर्फ डायरेक्टर ही नहीं प्रोड्यूसर भी हो, फिल्म इतने बनाते हैं तो लाइक उसके सारे विंग्स फैले हुए हैं, तो लोग उसके खिलाफ बोलेंगे ही नहीं क्योंकि उसको काम नहीं मिलेगा। उन लोगों का मैक्सिमम कम उसी लॉबी से आता है, तो ऑब्वियसली है ना कि वो लोग मेरे सपोर्ट में नहीं बोलेंगे। बॉलीवुड में बेटियों के यौन शोषण पर जो आवाज दबाने की कोशिश हो रही है, वो आवाज आज लोकतंत्र के मंदिर से उठी। बॉलीवुड के डायरेक्टर अनुराग कश्यप के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाने वाली अभिनेत्री पायल घोष के समर्थन में बीजेपी सांसद रूपा गांगुली संसद में धरने पर बैठी। रूपा गांगुली ने ड्रग्स से लेकर यौन शोषण तक बॉलीवुड के अपराध चरित्र की तख्ती उठाकर पूछा कि मुंबई पुलिस आखिर एक्शन कब लेगी। उसके खिलाफ गैंग अप करने के लिए लोग कहां से खड़े हो गए? वो लड़की को बदनाम करने के लिए लोग कहां से खड़े हो गए? अगर ये सच है और नहीं है, ये तो जांच होने के बाद पता चलेगा। तो जांच से पहले वो लड़की पर ब्लेम बनाने वाले ये टीम किसके हैं? संसद से बॉलीवुड में बेटियों के यौन उत्पीड़न के खिलाफ इसीलिए आवाज उठी क्योंकि पायल घोष के आरोपों पर बॉलीवुड में सन्नाटा है। जो बॉलीवुड महिला उत्पीड़न और रेप की घटनाओं में तुरंत तख्ती लेकर खड़ा हो जाता है, वो पायल घोष के खिलाफ यौन शोषण के आरोपी फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप के साथ खड़ा है। फिल्म अभिनेत्री तापसी पन्नू, राधिका आप्टे, टिस्का चोपड़ा, सुरवीन चावला और अनुराग की पूर्व पत्नी कल्की कोचलिन ने उन्हें अच्छा इंसान बताया है। क्या अधिकार है कि मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा? लेट्स एक कॉम्प्रोमाइज का सौदा। ये कब तक हमारे बेटियों के साथ होगा? सबके ये अत्याचार नहीं होगा, एक ऐसा कानून आए कि किसी इंडस्ट्री में कोई व्यक्ति ये ताकत ना करे। मोदी जी की सरकार है, बेटियों को आदर मिलेगा, बेटियां देवी हैं। डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर यौन शोषण के आरोप पर पायल घोष को अभी तक सिर्फ अभिनेत्री कंगना रनौत का समर्थन मिला है। जो पायल ने कहा है वो सब मेरे साथ भी हुआ है, पर मैंने अपनी लड़ाई अपने तरीके से लड़ी है। मुझे मीटू की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद अनुराग कश्यप ने स्वीकार किया है कि कई शादियों के बाद भी वो एक महिला के साथ रहने वाले नहीं रहे।
बाहर से आने वाली लड़कियों के साथ आपत्तिजनक व्यवहार उनके लिए सामान्य बात है। इसी तरह की कंप्लेंट अगर उन्होंने की है तो अनुराग कश्यप को बहुत ही जल्दी पुलिस ने अरेस्ट करना चाहिए। अभी मुंबई पुलिस क्यों क्या कर रहे है समझ में नहीं आ रहा है। इसकी पूरी दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। ड्रग्स मंडली की खुलने जा रही कुंडली। आगे बढ़ते हैं। देश में अब देशहित में बड़ा सवाल ये देश से जिन लोगों ने कल संसद की मर्यादा की धज्जियां उड़ा दी, जिन लोगों ने दुनिया को भारत के लोकतंत्र पर हंसने का मौका दे दिया, जिन सांसदों के लिए मार धाड़ ही उनका सियासी संस्कार है, जिन सांसदों ने उत्पात मचाया, ये देखिए आप, उन्हें माननीय कहा जा सकता है क्या? माननीय कहने का हक क्या इन्होंने खो नहीं दिया है? आज मारधाड़ करने वाले सांसदों को वोट देने वाले लोगों को भी सोचना होगा कि क्या सांसदों को संसद की मर्यादा की धज्जियां उड़ाने वालों को वोट देना चाहिए? इन्हें चुनकर भेजा है क्या आपने? मर्यादा भूल जाएंगे, मारधाड़ पर उतर आएंगे। संसद में मारधाड़, किसका सियासी संस्कार? लोकतंत्र के मंदिर में मारधाड़ करने वाले इन सांसदों को कैसे कहेंगे कि ये देश के माननीय हैं? जिन सांसदों ने अपने स्वार्थ की राजनीति के लिए भारतीय संसद की छवि दुनिया में बिगाड़ दी, कैसे कहेंगे कि ये नेता लोकतंत्र के नायक हैं? जो सांसद राज्यसभा में उपसभापति पर हमला करते हैं, कैसे कहेंगे कि उनका लोकतंत्र में विश्वास है? इसीलिए कल जो राज्यसभा में हुआ वो लोकतंत्र के इतिहास का काला दिन है। संसद के इतिहास में कल का दिन सबसे शर्मनाक दिन था। माइक तोड़ी गई, माइक का तार निकाल दिया गया और ऐसे लोग जो अपने पार्टी के दल के नेता हैं उन्होंने रूल बुक फाड़ दिया। ऐसे सज्जन जो 10 साल तक यूपीए के मंत्री रहे हैं वो पोडियम पर आ गए और लगा कि डिप्टी चेयरपर्सन पर तो अब अटैक ही होगा। अगर मार्शल नहीं बचाते तो ये सारे वीडियो फुटेज में हैं, उपसभापति के ऊपर फिजिकल चोट की भी आशंका क्लियर थी। जो सांसद खुद को लोकतंत्र का पहरेदार बताते हैं, वो कृषि बिल के खिलाफ संसद में उपद्रव पर उतर आए। रूल बुक फाड़ दी गई, माइक तोड़ने की कोशिश हुई, यहाँ तक कि उपद्रव पर उतारू सांसदों को काबू करने के लिए मार्शल बुलाने पड़े। संसदीय परंपरा में उन लोगों को कैसे स्वीकार करेंगे जो उपसभापति के चेयर के पास पहुंचकर हमला करते हैं? देश के लोकतंत्र पर हैरान इसीलिए हो क्योंकि संसद में मारधाड़ करने वाले, लोकतंत्र पर हमला करने वालों पर जब कार्रवाई होती है तो इसे अलोकतांत्रिक बताया जाता है। डिवीजन मांगना उनका हक था, उनको नकारा गया और जिस बेरहमी से उनको बाहर निकाला। हंगामा तो होगा अगर आप डेमोक्रेसी के और पार्लियामेंट के रूल फॉलो नहीं करते, चेयर खुद सत्ताधारी, तो आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? आज हम लोगों को निलंबित किया गया है। 8 सांसदों को अलग अलग दलों के निलंबित करें या जो मन में आए कार्रवाई करें, हम देश के करोड़ों किसानों की आवाज उठाते रहेंगे, उनके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे और सरकार को, इस तानाशाह सरकार को, मोदी सरकार को जो भी करना है करे। सरकार के खिलाफ विपक्ष का विरोध इसीलिए है क्योंकि राज्यसभा में मारधाड़ करने वाले माननीयों के खिलाफ कार्रवाई की गई। बाकी बचे सत्र के 7 दिनों के लिए 9 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। ये सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन, तृणमूल कांग्रेस से ही डोला सेन, कांग्रेस से राजीव सातव, कांग्रेस पार्टी के ही सैयद नजीर हुसैन, कांग्रेस के रिपुन बोरा, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, सीपीएम के के रागेश और सीपीएम से ही ईला मारम करीम। लेकिन जी न्यूज का देशहित में देश से सवाल है कि जिन सांसदों ने दुनिया में भारतीय लोकतंत्र की शर्मनाक तस्वीर पेश की, जिन्होंने दुनिया को भारतीय लोकतंत्र पर हंसने का मौका दे दिया, क्या सिर्फ उनके निलंबन से संसद की मर्यादा लौटेगी? और सरकार के कृषि बिल पर अंकुश लगाने के लिए सांसदों को इस तरह निरंकुश होने की क्या छूट दी जा सकती है? इसका जवाब ऐसे नेताओं को वोट देने वाली जनता को भी सोचना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
आप बस अपने आप से सवाल पूछेगा कि मार्शल ना होते तो क्या हो सकता था कल। बात गंगा जल की, जिसने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक उम्मीद जगाई है गंगा जल। जी हां, बीएचयू के वैज्ञानिकों की रिसर्च के मुताबिक गंगा जल में कोरोना को खत्म करने की शक्ति है और ये रिसर्च प्रतिष्ठित इंटरनेशनल जर्नल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में प्रकाशित हुई है। 1896 में कि जो लोग गंगा जल पीते हैं उनको कॉलरा नहीं हो रहा है, लेकिन उसमें पता नहीं था क्यों ऐसा कहते हैं। 20-25 साल 30 साल बाद ये पता लगा कि वो स्मॉल जो पार्टिकल्स हैं वो वायरसेस थे जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट थे, जिसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। अब ये वायरोफेज, उनका एक्सट्रैक्शन, इनका कैसे काम करना है, कैसे ये कोरोना के काल में कोरोना के अगेंस्ट यूज हो सकते हैं, ये भी एक रिसर्च का विषय है। रिसर्च टीम के मुताबिक गंगा नदी के 50 मीटर के दायरे में रहने वाले और नियमित रूप से गंगा जल और गंगा स्नान करने वाले 273 लोगों पर सर्वे किया गया था। सर्वे में 30 से 90 आयु वर्ग के लोग शामिल थे। चौंकाने वाली बात यह कि इसमें किसी को कोरोना नहीं हुआ। वही रिसर्च के दूसरे हिस्से में गंगा नदी से 50 मीटर के दायरे से बाहर रहने वाले 217 लोगों को शामिल किया गया। ये 217 ऐसे लोग थे जो किसी रूप में गंगा जल का सेवन नहीं करते। इनमें से 20 लोगों को कोरोना हुआ और उनमें से 2 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। काशी है पाप नासी, जहाँ गंग की है धारा, और गिरजापति महेश जी ने जिसे है संवारा। तीर्थों से भरा देश ये भारत नाम है, और सबसे पवित्र मोक्ष काशी धाम है। नमस्कार, देशहित में आपके साथ मैं अदिति त्यागी और देशहित में वक्त हो गया है पराक्रम दिखाने का। जी हाँ, चीन ने पहली बार दरअसल पराक्रम देखा रफाल का, वो भी लाइव। चीन ने लद्दाख के आसमान में पहली बार रफाल की उस गर्जना को सुना। टाइमिंग अहम हो जाती है क्योंकि मोल्डो में भारत और चीन के बीच महत्वपूर्ण बैठक से पहले बॉर्डर पर रफाल ने ये उड़ान भरी। रफाल की गर्जना सुनकर चीन इतना घबरा गया कि उसने तिब्बत में रात में युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। देखिए, आप खुद भी रफाल की इस गर्जना को सुन सकते हैं। ये वही तस्वीर है जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। ये वही तस्वीर है, ये वही गर्जना है जिससे चीन इतना ज्यादा डर गया कि उसने तिब्बत में रात में ही युद्धाभ्यास किया। ग्लोबल टाइम्स ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA के इस युद्धाभ्यास का वीडियो ट्वीट करके चीन की बौखलाहट को खुद ही सार्वजनिक भी कर दिया। ये है भारतीय वायुसेना का वायु योद्धा रफाल। और ये है तिब्बत में चीन का दिखावटी युद्धाभ्यास। इन दोनों तस्वीरों का आपस में खास कनेक्शन है। एक तरफ भारत की रफाल गर्जना है तो दूसरी तरफ रफाल के पराक्रम से डरे चीन के सैनिकों की नकली वॉर एक्सरसाइज है। सबसे पहले रफाल की गर्व करने वाली जानकारी सुनिए। पहली बार रविवार को 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज के पायलटों ने अंबाला एयरबेस से लद्दाख के लिए उड़ान भरी। लद्दाख के आसमान में पहली बार LAC के बहुत पास रफाल की गर्जना सुनाई दी। एक तरफ तो मोल्दो में चीन के साथ भारतीय सैनिक और कूटनीतिक अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक चल रही है, वहीं दूसरी ओर यहां लद्दाख के आसमान में रफाल उड़ान भी भर रहा है। संदेश साफ है कि भारत चीन के साथ हर विवाद संवाद से सुलझाना चाहता है, लेकिन चीन की धोखेबाजी को समझता भी है। इसलिए सैनिक तैयारियों में कहीं कोई कमी नहीं। चीन बॉर्डर के पास रफाल की उड़ान प्रैक्टिस के तौर पर थी। ऐसा इसलिए किया गया ताकि रफाल लड़ाकू विमान के पायलट लद्दाख के मौसम और वातावरण से भली भांति परिचित हो जाएं, और अगर चीन को रफाल से जवाब देने की जरूरत पड़े तो रफाल फाइटर जेट के पायलटों को ऐसे जटिल वातावरण में कोई परेशानी ना हो। वो गेम चेंजर माना जाता है। सिरदर्द होगा चाइना के और PLA के लिए यदि वो कोई गुस्ताखी करता है, खास करके जो उनके फॉरवर्ड एयरफील्ड्स हैं जिसको हम काउंटर एयर ऑपरेशंस कहते हैं। लेकिन इस रफाल प्रैक्टिस से चीन कैसे घबरा गया है, अब वो तस्वीर देखिए। ग्लोबल टाइम्स ने तिब्बत में कल रात की गई चीन की सेना की वॉर एक्सरसाइज का एक वीडियो पोस्ट किया है। इस युद्धाभ्यास के दौरान चीन की होवित्जर तोपों ने गोले बरसाए, जमीन से हवा में मार करने वाली किलर मिसाइलें दागी। चीन की सेना के एयर डिफेंस सिस्टम ने लड़ाकू विमानों को मार गिराने की प्रैक्टिस की। हमें बताने की जरूरत नहीं कि रफाल का संदेश सुनकर चीन किस तरह घबराया हुआ है, क्योंकि ये बात चीन भी ठीक से जानता है कि रफाल से मुकाबला करने की उसकी हैसियत नहीं है।
उसके पास लड़ाकू विमान J-20 फाइटर जेट भी हैं, लेकिन रफाल के पराक्रम के आगे वो कहीं भी नहीं टिकता। और रफाल ने अगर पराक्रम दिखाया तो युद्ध में चीन की करारी हार तय मानिए। कृष्ण मिश्रा, जी मीडिया, लेह लद्दाख। तो चीन भारत से डरा हुआ है, लेकिन क्यों डरा हुआ है ये आपको समझना होगा। इसकी एक वजह तो हमने आपको दिखा दी, वो है खुद लड़ाकू विमान रफाल, और इसकी दूसरी वजह है भारतीय सेना आसमान के अलावा लद्दाख के पहाड़ों पर भी चीन पर इस बार बहुत भारी पड़ी है। सोर्सेस हमारे कहते हैं कि पेंगोंग लेक के उत्तरी और दक्षिणी छोर की 20 पहाड़ियों पर इस समय भारत बहुत ही मजबूत स्थिति में है। ये 20 पहाड़ियां सामरिक तौर पर बहुत अहम हो जाती हैं। चुशूल और आसपास के पहाड़ों पर भी भारतीय सेना ने अपनी पकड़ को मजबूत किया हुआ है। बगर हिल, गुरंग हिल, रेचिनला, रेजांगला, मुखपरी और फिंगरफो के पास की ऊंची पहाड़ियों पर हिंद की सेना का ही नियंत्रण है। इन पहाड़ी इलाकों पर चीन की सेना दरअसल अतिक्रमण करना चाहती थी, कब्जा भी जमाना चाहती थी। लेकिन आपको बताते हुए हमें खुशी हो रही है, 1962 के बाद पहली बार LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की कई अहम चोटियों पर भारतीय सैनिकों का नियंत्रण है। चीन इसी बात से आप समझ सकते हैं बौखलाया हुआ है। 20 वो स्ट्रैटेजिक हाइट्स जो हैं, वो चोटियां हैं जो उनके ऊपर पूरी तरह अपने पैरों को जमा लिया है। यहां तक कि वहां पे जो बड़े हथियार हैं उनको भी ले गए हैं। अब हम उसके अंदर रफाल भी लेके आ गए हैं, तो रफाल उनके ऊपर नजर रखेगा। जब रफाल अपनी उड़ानें भरेगा उस एरिया के अंदर, तो इसके साथ एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा चाइना की फौज के ऊपर। देखिए, यहाँ पर एक्सपर्ट साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, और साथ ही एक्सपर्ट्स जो हैं, जानकार जो हैं, वो ये भी कहते हैं जितनी स्ट्रॉन्ग हार्ड पावर यानी मिलिट्री होगी, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कूटनीति हो जाएगी। और ऐसा ही कुछ हम होते हुए देख रहे हैं चीन के साथ। चीन पर भारतीय सेना के पराक्रम के अलावा कूटनीतिक पराक्रम भी नॉनस्टॉप चल रहा है। LAC पर शांति बहाली के लिए दोनों देशों के बीच आज एक बार फिर से बातचीत हो रही है। इस बार ये बातचीत अलग है क्योंकि ये सबसे बड़े प्रतिनिधिमंडल के साथ हो रही है। इस प्रतिनिधिमंडल की डिटेल्स आपको दूं तो इसमें 2 लेफ्टिनेंट जनरल हैं, 2 मेजर जनरल हैं, 4 ब्रिगेडियर हैं, ITBP के एक IG हैं, और इनके अलावा ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, विदेश मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव भी इसमें शामिल है। चीन के मोल्डो में बार बार आपको बता रहे हैं, भारत और चीन के कोर कमांडरों के बीच छठे दौर की ये बातचीत जो सुबह से चल रही है। इस बैठक में विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव का शामिल होना ये बड़ी बात है, नई बात है। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव का नाम नवीन श्रीवास्तव है, जो भारत चीन विवाद को सुलझाने के लिए बनाया गया वर्किंग मैकेनिज्म उसका हिस्सा है। 10 सितंबर को आपको यह भी याद होगा कि मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी। दोनों देशों के प्रतिनिधियों में 5 पॉइंट्स पर, जी हां 5 पॉइंट्स पर शांति बहाली की सहमति बनी थी। मोल्डो की बातचीत के दौरान विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव चीन पर नजर रखे हुए हैं। इससे क्या होगा? इससे चीन की कथनी और करनी में फर्क को करीब से देखा जा सकेगा, और इसके बाद चीन के खिलाफ भारत का एक्शन उसी हिसाब से होगा। यानी अगर चीन ने झूठ बोला तो उसे ये झूठ बोलना काफी भारी पड़ेगा। तो एक तरफ भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की आज छठे दौर की बातचीत, लेकिन पहले 5 दौर की मीटिंग्स की बात करें तो वो बेनतीजा रही। बातचीत का पहला राउंड, अब आपको बता देती हूँ थोड़ा सा इतिहास। 6 जून 2020 को पहला राउंड हुआ, गलवान की घटना से 1 सप्ताह पहले आप इसे मान लीजिए, और ये दोनों देशों के बीच तब तय हुआ था कि LAC पर दोनों तरफ से सैनिक पीछे हटेंगे और हर विवादित जगह से सैनिकों को पीछे हटाया जाएगा। फिर दूसरे दौर की बातचीत हुई, यानी गलवान के बाद बातचीत हुई 22 जून 2020 को, और फिर चीन के मोल्डो में पहली बार दोनों देशों के बीच में ये सैन्य स्तर की बातचीत थी गलवान के बाद। और गलवान में हुई हिंसक झड़प के बाद जो बढ़ा हुआ तनाव था उसे कम करना इस बैठक का, यानी दूसरे राउंड की बैठक का मुद्दा था। फिर तीसरे राउंड की बैठक हुई करीब 8 दिन बाद, यानी 30 जून 2020 को, और इस बार ये बातचीत हुई भारतीय क्षेत्र चुशूल में, लेकिन यहां पर भी बातचीत बेनतीजा रही। फिर चौथे राउंड की बातचीत करीब 2 हफ्ते बाद हुई 14 जुलाई 2020 को। चुशूल मोल्डो बॉर्डर पर एक बार फिर दोनों तरफ के कोर कमांडर इस बातचीत में शामिल हुए, लेकिन फिर भी किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाए। फिर बातचीत अगस्त के महीने में हुई, 2 अगस्त 2020 की तारीख। इस बार चीन की तरफ मोल्डो में दोनों देशों की मीटिंग हुई, लेकिन चीन ने एक बार फिर तनाव कम करने का वादा तो किया, लेकिन किया नहीं।
तो देखिए, चीन कहता कुछ है और करता कुछ है, और इसीलिए चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और देश हित की अगर बात करें तो हमने रफाल से शुरुआत की। अब हम आपको देश की आधी आबादी पर गर्व करने वाली एक प्रमुख खबर देते हैं। भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना में नारी शक्ति की गूंज सुनाई दे रही है। हमारे सूत्रों से जानकारी मिली है कि भारतीय वायुसेना की एक महिला फाइटर पायलट बहुत ही जल्द 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन, ये नाम आपको जाना पहचाना लग रहा होगा, 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन रफाल की वहां पर कमीशन किया गया है, उसका हिस्सा एक महिला पायलट बनेंगी। महिला पायलट को बहुत जल्द रफाल उड़ाने का प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको यहां पर बता दें, सुरक्षा कारणों की वजह से इस महिला पायलट का नाम सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है, लेकिन इस जाबाज पायलट के बारे में यह जानकारी जरूर है कि इन्होंने लड़ाकू विमान MiG-21 उड़ाया है और इनके पास इसका लंबा अनुभव भी है। तो दूसरी तस्वीर जो आपके स्क्रीन पर है वो ऐतिहासिक खबर है, भारतीय नेवी से जुड़ी हुई खबर है। भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में पहली बार 2 महिला अधिकारी मिशन ऑब्जर्वर के तौर पर शामिल की गई हैं। फिलहाल इन दोनों ही महिला ऑफिसर्स की ट्रेनिंग चल रही है। ये है भारतीय नौसेना की सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और ये है भारतीय नौसेना की सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह। ये दोनों महिला अधिकारी भारतीय नौसेना के 17 अधिकारियों के एक महत्वपूर्ण दल का हिस्सा हैं और आज केरल के कोच्चि में INS गरुड़ पर एक समारोह के दौरान इन महिला अधिकारियों को विंग से सम्मानित किया गया। भारतीय नौसेना की इन 2 जांबाज महिला अधिकारियों पर पूरे देश को गर्व है। इसकी वजह भी ऐतिहासिक है। सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह नौसेना की पहली ऐसी महिला अधिकारी होंगी जो वॉरशिप क्रू का हिस्सा होंगी। इन दोनों महिला अधिकारियों को अभी मिशन ऑब्जर्वर के रूप में ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके बाद सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह को नौसेना की हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में तैनात किया जाएगा। अब सुनिए भारतीय नौसेना में इनकी विशेष जिम्मेदारी। जैसा कि आप जानते हैं, नौसेना के कुछ युद्धपोतों पर हेलीकॉप्टर तैनात होते हैं। युद्धपोत पर इन हेलीकॉप्टरों की लैंडिंग और टेक ऑफ की जिम्मेदारी नेवल एविएशन ब्रांच के हाथों में होती है। किसी भी मिशन के दौरान ऐसे हेलीकॉप्टर में एक पायलट के अलावा नेविगेशन और मिशन प्लानिंग करने वाले साथी यानी एयर टेक्नीशियन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे किसी एक युद्धपोत पर सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह अब ये सभी जिम्मेदारियां निभाएंगी। भारतीय नौसेना के किसी भी एंटी सबमरीन वॉरफेयर मिशन में इनका रोल बड़ा होगा। आप ऐसे समझिए कि अगर भारत की समुद्री सीमा में चीन की किसी भी पनडुब्बी का पता लगाया गया या उनकी निगरानी की गई तो उस प्लान को बनाने से लेकर अंजाम देने तक की जिम्मेदारी उस इलाके में तैनात युद्धपोत के एयर टेक्नीशियन की होगी। और अब इंडियन नेवी में यह काम इन 2 महिला अधिकारियों के मजबूत कंधों पर भी है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया। तो आप ये सोच रहे होंगे ऐतिहासिक खबर, बड़ी खबर, लेकिन शायद आप में से ज्यादातर दर्शकों को ये जानकर हैरानी हो कि भारतीय नौसेना में नारी शक्ति की अलख सदियों से जल रही है। जी हाँ, नौसेना में नारी शक्ति का परचम राजेंद्र चोल प्रथम के समय से ही है। प्राचीन काल में समुद्र में भारत की सैन्य शक्ति काफी कमजोर हुआ करती थी। समुद्री सीमा की रक्षा करने की ओर सबसे पहले अगर किसी ने कदम उठाया था तो वो राजा राजेंद्र चोल प्रथम थे। उन्होंने क्या किया था, सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। उन्होंने लगभग 1000 वर्ष पूर्व नौसेना पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया। उन्होंने दरअसल एक ऐसी सेना को तैयार किया जो जल और थल, जी हाँ, जल और थल दोनों में जबरदस्त पराक्रम दिखा सकती थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि चोल राजा की सेना में महिलाएं शामिल थी। चोल राजा की नौसेना में शामिल महिलाएं, ध्यान से सुनिएगा, युद्ध में भी हिस्सा लेती थी। अपनी इसी मजबूत नौसेना के दम पर चोल राजाओं ने बंगाल की खाड़ी में अपना वर्चस्व कायम कर लिया था। चोल राजा नौसेना के बल पर इतने ताकतवर, इतने बलवान बन गए कि ये कहावत तक चल पड़ी कि चोल राजाओं के लिए बंगाल की खाड़ी उनकी झील की तरह है। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि हिंदुस्तान में ये ट्रेडिशन महिलाओं को लेकर, युद्ध क्षेत्र में महिलाओं को लेकर कितनी लंबी और कितनी पुरानी।
आगे बढ़ेंगे और देश हित में अब आपको आतंक का पाताल लोक हम दिखाएंगे। जम्मू कश्मीर से लेकर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद तक आतंकियों में खौफ इस कदर बढ़ चुका है कि वो खुद के छिपने और हथियारों को छिपाने के लिए आतंक की सुरंग खोद रहे हैं। जी हां, मुर्शिदाबाद में अलकायदा के आतंकवादी अबू सुफियान के घर से 7 से 8 फीट गहरी सुरंग मिली है। तो वहीं आपको यह भी बता दें, जम्मू कश्मीर के पुलवामा और शोपियान में ऑपरेशन के दौरान आतंकियों की सुरंग वाली साजिश का ही बड़ा खुलासा हुआ है। जम्मू कश्मीर में आतंक का पाताल लोक, सेना का डर, आतंकी छिपे रहे सुरंग के अंदर। घाटी में आतंकवादी भारतीय सेना के पराक्रम से इतना डरे हुए हैं कि वो बचने के लिए सुरंगें खोद रहे हैं, बंकर में छिप रहे हैं। भारतीय सेना ने आतंक के पाताल लोक पर देश को बड़ी जानकारी दी है। इस जानकारी के मुताबिक आतंकियों का नया ठिकाना घाटी में सेब के घने बगीचे और जंगल है। सेब के इन बगीचों और जंगलों में आतंकी सुरंग बना रहे हैं। मौसमी नदियों में भी छिपने के लिए सुरंगें बनाई गई हैं। शोपियां और पुलवामा के कुछ इलाकों में सुरक्षा बलों को सुरंग के अलावा लोहे से बने बंकर का पता चला है। आतंकियों का ये पाताल लोक करीब 12 फुट का होता है। यहाँ आतंकवादी सुरक्षा बलों से छिपकर रहते हैं। सेब के घने बगीचे या नदी के बीच बनी सुरंग या फिर बंकर पर आसानी से किसी की नजर नहीं जाती, इसलिए आतंकवादी यहाँ लंबे समय तक छिपे रह सकते हैं। लेकिन सेना को अब आतंकियों की सुरंग वाली साजिश के बारे में जानकारी है और कश्मीर में आतंकवाद की एक एक सुरंग और एक एक बंकर अब भारतीय सेना के निशाने पर है। घाटी के अलावा सुरंग वाली साजिश का पता पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भी चला है। यह अलकायदा की आतंक वाली सुरंग है। शनिवार को एनआईए ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और केरल के एर्नाकुलम में छापे मारकर अलकायदा नेटवर्क के कुल 9 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था। एनआईए की टीम ने इन्हीं आतंकियों में से एक आतंकी अबू सुफियान के मुर्शिदाबाद स्थित रानी नगर वाले घर पर जब छापा मारा तो एनआईए को घर के अंदर खुफिया सुरंग का पता चला। ये सुरंग 7 से 8 फीट गहरी थी और आतंकी अबू सुफियान इसी सुरंग में हथियार और बम बनाने वाली दूसरी सामग्री छिपा कर रखता था। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ कोलकाता से पूजा मेहता, जी मीडिया। खबर पाकिस्तान से, जो अल्पसंख्यकों के लिए नरकिस्तान है। जी न्यूज पाकिस्तान के नरकिस्तान होने की सच्ची कहानी आपको कई बार दिखा चुका है। पाकिस्तान में हिंदू और सिख लड़कियों को जबरन इस्लाम धर्म कबूल कराया जाता है। इस बार पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 17 वर्षीय सिख लड़की के अपहरण का मामला सामने आया है और इस बार भी हर बार की तरह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मौन धारण किया हुआ है। सिखों के विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें दिल्ली की हैं। दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के ठीक बाहर इमरान खान के खिलाफ नारेबाजी हुई। अकाली नेताओं ने पाकिस्तानी हाई कमीशन को ज्ञापन सौंपा। सिखों ने यह विरोध प्रदर्शन इसलिए किया क्योंकि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक बार फिर एक सिख लड़की का अपहरण हुआ और परिवार को डर है कि उनकी बच्ची का भी जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया जाएगा। ये जघन्य अपराध 31 अगस्त को अटल जिले के हसन अब्दाल शहर में हुआ। हसन अब्दाल शहर में ही सिखों का पवित्र धर्म स्थल गुरुद्वारा पंजा साहिब है। इसी गुरुद्वारे के प्रीतम सिंह ग्रंथी है। उनकी 17 साल की बेटी बुलबुल कौर 31 अगस्त को कूड़ा फेंकने के लिए घर से बाहर निकली थी। आरोप है कि 2 मुस्लिम लड़कों ने उसे घर से किडनैप कर लिया। इसके बाद 15 सितंबर को बुलबुल कौर ने किसी तरह अपने पिता को संदेश भिजवाया कि वो एक मदरसे में है। सरदार प्रीतम सिंह जी चला चला के रौला पा पा के संगत ਨੂੰ और लोगों ਨੂੰ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦਰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚੋਂ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.